सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डियर यादव और ये मेरा फर्स्ट लेक्चर वीडियो है क्लास 10 साइंस के फर्स्ट चैप्टर का। होप कि आप सबको समझ आए और पसंद भी आए। सबसे पहले कॉर्ड से स्टार्टिंग करते हैं। जैसे फैक्ट साइंस नहीं होती वैसे डिक्शनरी लिटरेचर नहीं होता। डिक्शनरी पढ़ने से हमें लिटरेचर नहीं आ सकता, हमें उसके रूल्स जानने पड़ते हैं। ऐसे फैक्ट्स के पीछे के जो रूल्स होते हैं, फिर जो इक्वेशंस होती हैं, जो भी हमारे फॉर्मूलाज लगाए जाते हैं, फिर जो भी हम थ्योरीज हैं वो लगाई जाती हैं, उन सबको जानना ज़रूरी है। ऐसे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन स्टार्ट करने वाले हैं। आज मैं आपको कहूँगी कि कोई नोट्स नहीं बनाएगा, सिर्फ आप चैप्टर को सुनेंगे कि बताया क्या जा रहा है, चैप्टर में हो क्या रहा है। आपको कोई नोट्स नहीं बनाने हैं, ना ही इसको कहीं लिखने की कोशिश करनी। एक बार जस्ट आप इसको सुने बस, और थ्रू आउट ये जाएं कि इस चैप्टर में बताया क्या गया है। तो सबसे पहले जैसे कि हमें कुछ रिएक्शंस बताई हुई हैं, जैसे मिल्क का कर्ड में चेंज हो जाना, आयरन तवा का रस लग जाना, ग्रेप्स का फर्मेंटेड हो जाना, फूड का कुक हो जाना, डाइजेस्ट हो जाना, हमारे रेस्पिरेशन, ये सब कैसे चेंजेस हैं, इनके बारे में आज हम पता लगाएंगे। सबसे पहले जो हमें फर्स्ट एक्टिविटी दी गई है उसमें हमने एक मैग्नीशियम रिबन लिया। हमने इसको सैंड पेपर से रब क्यों किया? क्योंकि उसके ऊपर एक ऑक्सीडाइज लेयर आ गई थी जो कि आगे की प्रोसेस को प्रिवेंट करती है होने से। तो वो ऑक्सीडाइज लेयर हटाने के लिए, प्रोसेस को स्मूथली रन करने के लिए हमें सैंड पेपर का यूज़ किया, उसको हटाया। देन हमें उस रिएक्ट करवाया हीट के साथ। दैट मीन्स हम ऑक्सीजन के साथ उसका रिएक्शन करवा रहे हैं यहाँ पे। देन उसके बाद हमें क्या मिलता है? एक वाइट पाउडर मिलता है, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस पूरी एक्टिविटी को हम ऐसे समअप करेंगे कि मैग्नीशियम के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा या इक्वल्स टू आएगा, देन इट्स चेंज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी हमने दो एक्टिविटीज़ और दी गई हैं यहाँ पे कि है जो लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेंगे। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? PbNO3 2 क्यों आया? क्योंकि Pb की जो है ना वैलेंसी तो 2 होती है और NO3 की 1 होती है। जब 2 NO3 Pb के पास जाएंगे तो उसकी दोनों वैलेंसीज फुल होंगी, इसलिए PbNO3 2 प्लस में 2Ki। इससे हमें क्या बनेगा? PbI2, मतलब Pb के पास वैलेंसी फिर 2 है और K के पास वैलेंसी 1 है। तो 2I के जब वैकेंट स्पेसेस यहाँ के लगेंगे तभी हमें ये PbI2 फॉर्मूला मिलेगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, जब आप आगे सीखेंगे तो आपके फॉर्मूलाज बनाना आ जाएंगे। उसके साथ KNO3 हमारा एक प्रोडक्ट आएगा। तो इस रिएक्शन से हमें क्या ऑब्जर्व करने को मिलता है? एक तो ये बात कि ये जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और जो PbI2 है ये येलो प्रेसिपिटेट यहाँ पे बनाएगा। दूसरी एक्टिविटी जो है 1.3, उसमें हमारे पास जो इक्वेशन आती है इन सबको पढ़ने के बाद, दैट इज जिंक। जिंक में जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाएंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है, जब हम उसको इसमें मिलाएंगे या सल्फ्यूरिक मिलाएंगे, दोनों में से जो भी मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? ZnCl2 प्लस में H2। ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई और एक्सोथर्मिक भी है। तो इन सब एक्टिविटीज़ के बाद हमने देखा जहाँ पे स्टेट में चेंज आ रहा है, कलर में चेंज आ रहा है, इवोल्यूशन किसी गैस का इवोल्यूशन हो रहा है या टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, तब हम ये कह रहे हैं कि जो रिएक्शंस हैं वो केमिकल हैं। उसके बाद क्या आपने केमिकल रिएक्शन पढ़ तो लिए, बट केमिकल रिएक्शन में हो क्या रहा है? अभी हम ये देखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस में मेनली हमने अभी देखा कि स्टेट का चेंज होना, गैस का इवोल्यूशन होना, ये सब हो रहा है। बट अभी इनको लिखते कैसे हैं, इनके लिखने का तरीका कैसे होता है, इनको बैलेंस कैसे करते हैं, इनको पढ़ते कैसे हैं, अभी हम ये सब सीखेंगे। हमने फर्स्ट एक्टिविटी में एक सिंपल सी इक्वेशन ली थी, दैट इज मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हो रही थी। तो जो हमारे लेफ्ट साइड होते हैं वो हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं, मतलब जिन चीज़ों को हम मिलाएंगे, और राइट साइड में जो उनको मिला के हमें प्रोडक्ट मिलता है वो होता है। इस चीज़ में जो सब्सटेंस हमने बताया कि प्लस साइन ये दिखाता है कि इन सब चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं, और इधर हमें ये बताया गया है कि जो एरो हेड है वो दिखाता है कि हमारे प्रोडक्ट्स क्या बने हैं उस डायरेक्शन में। एक केमिकल इक्वेशन को लिखते कैसे हैं? एक केमिकल इक्वेशन को अगर हम ऊपर वाली इक्वेशन की तरह लिखने लग जाएं तो ये बहुत ही बड़ी हो जाएगी और आगे सॉल्विंग पार्ट में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो अब हमने इन्हें नेम दिए, जैसे कि कोई आपको ऐसे नहीं, आपको ऐसे भी बोल सकते हैं जैसे आपके पापा के नाम से कि ये इनका बेटा है, बट आपको एक नेम दिया गया ना, ताकि ये कम्युनिकेशन में हमें ज़्यादा बड़े बड़े सेंटेंसेस एक कॉमन नाम हो जाए। ऐसे मैग्नीशियम को और एक छोटा शॉर्ट नेम दिया गया, दैट इज Mg। ऑक्सीजन को O2। देन इनका प्रोडक्ट, मतलब ये सारे इन दोनों को जब मिक्स करेंगे, इनको रिएक्ट करवाएंगे, तो जो प्रोडक्ट आएगा दैट इज MgO। अभी हम कंपेयर करते हैं एटम्स को कि यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पे भी 1 है, पर यहाँ पे O2 2 है तो यहाँ पे O1 है, तो ये वाली चीज़ बैलेंस नहीं है। इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? मैग्नीशियम को यहाँ ट्वाइस करेंगे और यहाँ पे MgO2 को भी ट्वाइस कर देंगे। तो इस चीज़ के बाद हमें भी ये जो बोथ साइड है यहाँ पे एटम्स हमारे कंपेयर करके इक्वल आ जाएंगे। ये स्केलेटल इक्वेशन होती है, बहुत ज़रूरी है
स्केलेटल इक्वेशन या फिर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये इसका सेकंड नेम है यहाँ पे। और ये बहुत बार पूछ भी लिया जाता है आपसे कि इसका सेकंड नेम क्या है, या फिर ऐसे स्केलेटल इक्वेशन बनाकर दिखाओ। सो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस जो होती हैं अभी हम उनको कैसे बनाते हैं ये सीखेंगे। हमने जिंक वाली इक्वेशन ली, जिंक Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4, इन दोनों को मिक्स करने पर हमें मिल रहा था ZnSO4 प्लस में H2। हमने राइट साइड और लेफ्ट साइड के एलिमेंट्स लिख लिए। जिंक एक बार है, यहाँ पे भी जिंक एक बार है, यहाँ पे H2 दो बार है, H दो बार है मतलब H2 की फॉर्म में, यहाँ पे भी H दो बार है H2 की फॉर्म में, यहाँ पे S सिंगल टाइम है, यहाँ भी S सिंगल टाइम है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 टाइम है, इस तरफ भी ऑक्सीजन 4 टाइम है। तो हमें ये पता चला कि दोनों साइड के जो एटम्स हैं वो इक्वल हैं, तो ये बैलेंस्ड, ये इक्वेशन बैलेंस है। अभी हमें इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। बट अभी जब हम ये वाली इक्वेशन लेते हैं, आयरन प्लस में वाटर देन FeO3 प्लस में H2, तो इस इक्वेशन में क्या होता है, इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हमने राइट हैंड रिएक्टेंट्स के हमने एटम्स लिख लिए, और हमने RHS मतलब जो हमारे प्रोडक्ट है उनके रिएक्टेंट्स के एटम्स लिख लिए हैं। Fe जो है यहाँ पे 1 था, देन यहाँ पे राइट साइड में 3, यहाँ पे 2H हैं, यहाँ भी 2 हैं, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट में 4 ऑक्सीजन है। इन चीज़ों को अब कैसे बैलेंस करेंगे, हम परफेक्ट बैलेंसिंग करने की कोशिश करेंगे। इसमें सबसे अच्छा मेथड हम हिट एंड ट्रायल ही लगाते हैं, इसके अलावा और कोई मेथड नहीं है जिससे कि हम उनको जल्दी सॉल्व कर पाएँ। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए जैसे सबसे पहले इनिशियल लेंगे, हम H2O को लेंगे इन रिएक्टेंट, और इन प्रोडक्ट FeO3। हमने देखा कि मेनली Fe है वो तो सिर्फ 3 टाइम किया जाएगा, और तो क्या ही कर सकते हैं। बट यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, उसको यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऑक्सीजन 4 आ गया। Fe को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो Fe3 हो जाएगी। यहाँ पे तो बैलेंस हो गया, क्या बैलेंसिंग नहीं हुआ, 4 टाइम ऑफ H2 मतलब 8 H2 हैं, और हमारे यहाँ पे 2 ही हैं, तो हम यहाँ पे भी H को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें ये वाली चीज़, तो वी गेट आवर बैलेंस्ड इक्वेशन दैट इज 3Fe प्लस में 4H2 FeO3 प्लस में 4H2। फाइनली लास्ट स्टेज में ये हम हमेशा यहाँ तक लिख के छोड़ देते हैं, लास्ट स्टेज नहीं लिखते। लास्ट स्टेज में हमें क्या करना होता है, उन चीज़ों के सिंबल लिखने होते हैं कि वो किस फॉर्म में हैं, वो कुछ बता तो नहीं रहे हैं, हमारे रिएक्टेंट फिजिकल स्टेट क्या है उनकी। तो Fe क्या था, सॉलिड था, H2 एक गैस थी, FeO3 रस्ट क्या तो सॉलिड होता है, और H2 क्या गैस होती है। तो अब अगर आपको कोई सिर्फ ये इक्वेशन देता है, आप उसको कैसे पढ़ोगे कि एक Fe सॉलिड में लिया 3 टाइम, 4 टाइम H2O गैसेस फॉर्म में लिया, तो वी गेट Fe3O4 सॉलिड फॉर्म 1 एटम एंड 4 टाइम ऑफ H2 इन द गैसियस फॉर्म। तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमें जो रिएक्टेंट्स लेने हैं वो किस फॉर्म में लेने हैं, कितने अमाउंट में लेने हैं, और हमारे प्रोडक्ट किस फॉर्म में और कितने अमाउंट में आएगा। जो देखो अभी हमने गैसियस फॉर्म देखा H2O के लिए यूज़ होती है, इसका मतलब ये है कि वो स्टीम फॉर्म में आएगा। इसका मतलब नहीं है H2O हमारा कोई मतलब गैसियस फॉर्म में वैसे नहीं लिखा गया है, इसका मतलब है कि स्टीम फॉर्म में आएगा। अभी अपनी इतनी सारी रिएक्शंस पढ़ी, जिस कुछ कंडीशंस होती हैं उनके बीच में, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। कैटलिस्ट तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप आगे इसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे। तो ये वाली जो इक्वेशन है इसमें क्या क्या, CO गैसियस फॉर्म में है, 2 टाइम ऑफ हाइड्रोजन गैस के साथ 340 atm के प्रेशर पर उसको रिएक्ट करवाया तो CH3OH बना, दैट इज़ आवर स्लेक लाइन। उसके बाद जो दूसरी रिएक्शन है इसमें क्या है, इसमें देखो AQ लिखा हुआ है, AQ एक्वस सॉल्यूशन को दर्शाता है, जिसमें क्या होता है, व्हाट इज एक्वस सॉल्यूशन, कोई आपसे पूछे तो आपको कहना है जिसमें सॉल्वेंट क्या है, वाटर हो। तो 6 टाइम ऑफ CO2 मतलब हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, 12 टाइम ऑफ H2O। हमारे पेड़ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। इसी टाइम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, तो हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है, C6H12O6 इन द एक्वस फॉर्म, मतलब वो सॉल्वेंट क्या है, यहाँ पे वाटर है, और सोल्यूट क्या है, ग्लूकोज है। 6O2 ऑक्सीजन मिलता है एक्वस फॉर्म, और हमें वाटर मिलता है। तो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे कई बार पूछ ली जाती है कि फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन बताएं डायरेक्टली, तो आपको ये आनी चाहिए।
उसके बाद हमें इक्वेशंस दिए हुए हैं। मैंने बताया मैग्नीशियम रिबन को हम रब क्यों करते हैं, ताकि उसके ऊपर की ऑक्सीडाइज लेयर हट जाए और अच्छे से रिएक्ट करे। बाकी क्वेश्चन आपके टीचर्स ने करवाए होंगे, बैलेंस ही करना है। हम ओवरव्यू ले रहे तो हम अभी क्वेश्चंस को छोड़ रहे हैं, आगे वाले चैप्टर्स में या फिर आगे वाली सीरीज में मैं इनको ज़रूर कवर करवाऊंगी। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस कैसी होती है, अभी हमने देखो कितने टाइप की पढ़ेंगे। एक कॉम्बिनेशन, देन वी स्टडी अबाउट द डिकम्पोजिशन, then after that we study about displacement and double displacement। तो हम 4 टाइप के रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं। उसमें से सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं। तो कॉम्बिनेशन में देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से ही पता चल रहा है जब दो चीज़ों को कंबाइन करके कुछ बना जाते हैं। फिर हमारी एक्टिविटी 1.4 हमें क्या बताती है कि कैल्शियम ऑक्साइड या क्विकलाइम, ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि कैल्शियम ऑक्साइड का मतलब नॉर्मल नेम क्या है, जैसे क्विकलाइम हो गया, या क्विकलाइम का केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला लिखना, राइट द फॉर्मूला ऑफ द क्विकलाइम। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं आपके एमसीक्यूज टाइम में। तो आपको इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना है। आप इन फॉर्मूलाज का अपने फॉर्मूला शीट में या फिर कैसे लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ये वाली एक्टिविटी को अगर हम इस इक्वेशन फॉर्म में देखें तो ये बनती है CO, मतलब क्विकलाइम या फिर कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जब हम वाटर को मिक्स करते हैं तो CaOH2 बनता है। जैसे स्लेक्ट लाइम, स्लेक्ट लाइम के साथ हीट भी निकलती है। हीट, अगर किसी चीज़ के साथ हीट निकल रही है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को दिखाता है। तो इससे हमें, और दो चीज़ें मिलके कोई एक प्रोडक्ट बना रही हैं तो ये कॉम्बिनेशन भी दिखाता है। तो इट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी अगर आपने वाइट वॉश करवाया होगा घर में, तो उसमें ये वाली इक्वेशन ऐसी यूज होती है। कैसे साइंस हमारे आसपास यूज हो रही है, इस चीज़ को गौर करने पे देखेंगे तो वो हर जगह है। बस यू नीड टू कि देखना कि ये कहाँ कहाँ पे यूज हो रही है, नहीं हो रही है। जैसे कि स्लेक्ट लाइम है, जो हमें ऊपर बाय प्रोडक्ट मिला, कैल्शियम ऑक्साइड और H2 को रिएक्ट करवाने के बाद हमें स्लेक्ट लाइम मिला। जब स्लेक्ट लाइम में हम CO2 मिक्स करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला मतलब फॉर्मूला ऑफ द मार्बल, दैट इज हार्डनेस को शो करता है। तो जब ये इस कैल्शियम ऑक्साइड में CO2 को मिक्स करते हैं तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट, और CO2 कैसे मिक्स होती है, जब हम व्हाइट वॉश करते हैं तो CaOH2 में वाटर मिला के व्हाइट वॉश कर देते हैं। जब वो ओपन रहता है, एक्सपोज रहता है एयर में, तो एयर की CO2 इसके साथ रिएक्ट करती है और वो कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है और वाटर को छोड़ देता है। अभी हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन 1-2 और देख लेते हैं। जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो CO2 बनता है, बर्निंग ऑफ द कॉइल। आपसे कोई भी ये पूछ सकता है कि कोई भी 2 या 3 कॉम्बिनेशन रिएक्शन बताएं, तो सबसे पहले आप क्या बता सकते हैं, स्लेक्ट लाइम वाली बता सकते हैं, ऊपर की स्लेक्ट लाइम कैसे बनता है, बर्निंग ऑफ द कॉइल बता सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ द H2 एंड O2, मतलब फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2। जब H2 और O2 का रिएक्ट करवाते तो 2H2 बनता है। इन द सिंपल लैंग्वेज, जब भी दो रिएक्टेंट्स मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इसके बाद एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये वाला जो पोर्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, आप खुद सोचिए अभी कि आपने कौन कौन सी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस देखी हैं। आपको बहुत ही कम दिमाग में आ रही होंगी, बट अगर आप ध्यान देंगे तो अभी हमने ऊपर जो रिएक्शन पढ़ी थी कैल्शियम ऑक्साइड वाली, कि जिसे स्लेक्ट लाइम बनता है, और बहुत ही बेसिक, जब कोई नेचुरल गैस बर्न होती है, जैसे CH4 मीथेन मान लो बर्न हो रही है, या फिर हमारे सिलेंडर्स वगैरह में जो गैस बर्न होती है, तो वो क्या देती हैं, हमें हीट ही तो देती हैं। जब हम उनको रिएक्ट होता है CH4 प्लस में O2, देन CO2 प्लस में H2 निकलता है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई। जब हम सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन इज ऑल्सो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, सांस लेते हैं तो फिर क्या होता है, हमारे अंदर ग्लूकोज होता है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, CO2, H2O और एनर्जी रिलीज करता है। व्हेन वी लेफ्ट अवर रेस्पिरेशन, तो फिर हमें गर्म हवा का जो महसूस होता है वो हमारी हीट होती है उस टाइम की। डिकम्पोजिशन जो वेजिटेबल्स का होता है, कंपोस्ट जो करवाते हैं हम उनको, वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो आपको इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देना है। आपसे पूछा जा सकता है कि डिकम्पोजिशन ऑफ द वेजिटेबल क्या एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, तो यू से कि येस, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। डिकम्पोज करना क्या होता है, देखो डिकम्पोज करना होता है 2 चीज़ों को तोड़ना। मतलब अब एक हम रिएक्टेंट लेंगे और प्रोडक्ट में हम उस चीज़ के टूट कर या फिर उस चीज़ के सब्सटेंसेस मिलेंगे जो अलग होंगे, जो डिफरेंट हो जाएंगे उससे।
जैसे अभी ये वाली एक्टिविटी है, इसकी केमिकल रिएक्शन नीचे दी हुई है। FeSO4 एंड द सॉलिड फॉर्म, जब उसको हीट किया जाएगा Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड मिलेगा, SO2 एंड SO3 ये मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस मिलेंगी। तो इसमें हमने ये देखा कि FeSO जो 4 था, देखो इसमें ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि इन दिस रिएक्शन यू ऑब्जर्व कि सिंगल रिएक्टेंट जो ब्रेक हुआ सिंपल प्रोडक्ट में, वही डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स जो होते हैं, जो सॉलिड फॉर्म में तो क्रिस्टल फॉर्म में होगा, क्रिस्टल हमेशा .7H2O के होते हैं। तो ये लूज करते हैं वाटर को जब इन्हें हीट किया जाता है और इनका कलर चेंज हो जाता है। ये रियली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है और ये बहुत जगह यूज़ भी हो जाती है आपके MCQs वगैरह में। तो मैं इस चीज़ को अंडरलाइन हाईलाइट ज़रूर करना चाहूँगी। तो फिर ये क्रिस्टल चेंज हो जाते हैं। तो अब जो Fe2O3 है वो सब मतलब जो चेंज होके डिकम्पोज किस में होते हैं, Fe2O3 में, फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड में। फेरिक ऑक्साइड सॉलिड है, SO2 SO3 गैसेस हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का दूसरा एग्जाम्पल है हमारा लाइमस्टोन CaCO3 का टूटना, जो CO प्लस में CO2 में टूटता है, मतलब CO प्लस में CO2। अनदर एग्जाम्पल हम थर्मल डिकम्पोजिशन का ले सकते हैं, जैसे कि लेड नाइट्रेट का पाउडर है, उसको बॉईल करेंगे तो लेड नाइट्रेट भी, व्हाट इज लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला, PbNO3 2। तो ये वाली जो चीज़ है यू ऑब्जर्व एमिशन, ब्राउन फ्यूम्स निकलेंगी क्योंकि ये NO2 में, द फ्यूम्स किसकी होंगी, NO2 की होंगी। द रिएक्शन, इस रिएक्शन का फॉर्मूला देखो, जब PbNO3 को हीट दी जाएगी तो वो PbO प्लस में 4NO2 प्लस में O2 में होते हैं। PbO क्या है, लेड ऑक्साइड है, NO2 गैशियस फॉर्म में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फ्लेम जो होती है ब्लू फ्लेम होती है। देखो ये भी एक इंपॉर्टेंट, ये ऑब्जर्वेटरी यहाँ पे आता है कि आपने ऊपर पढ़ा कि ब्लू फ्यूम्स हैं, उनको आप इधर लिख लीजिए, क्योंकि जब आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो आप NCERT में लिख के, NCERT को जितनी बार गो थ्रू करेंगे ना आप अपने पढ़ते टाइम, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो NO3 को आपने क्या करना है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को यहाँ पे लिख लेना है कि ब्राउन फ्यूम्स होंगे, साथ में ऑक्सीजन निकलेगा। तो ये जो रिएक्शन है वो हमारी दोबारा कैसी रिएक्शन हो गई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। अभी एक और डिकम्पोजिशन रिएक्शन है हमारे पास वाटर वाली, इसका मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा है, बहुत इजी है। वाटर H2 टूटता है H2 प्लस में O2 में। दूसरी जो है इट्स लिटरली वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें हम क्या कहते हैं, सिल्वर क्लोराइड लेते हैं AgCl। जब ये टूटता है तो Ag प्लस में Cl2 में टूटता है। AgCl टर्न ग्रे इन सनलाइट, ये ग्रे टर्न हो जाता है। देखो सिल्वर क्लोराइड्स टर्न ग्रे इन द सनलाइट टू फॉर्म द सिल्वर मेटल। जो सिल्वर क्लोराइड होता है ये वाइट होता है, देन इट्स टर्न इनटू सिल्वर कलर। तो आपको इस चीज़ को एज अ ऑब्जर्वेशन लेना है। यहाँ पे जो डिकम्पोजिशन हो रहा है सिल्वर एंड क्लोरीन में हो रहा है लाइट के द्वारा, सनलाइट की प्रेजेंस में। ऐसे ही AgBr में होता है, जो AgBr Ag प्लस में Br में स्प्लिट हो जाता है, और इस रिएक्शन को ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ पे कि इसको यहाँ यूज़ किया जाता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। इसको ज़रूर अंडरलाइन कर लेना आप सब लोग, इसको हाईलाइट कर लेती हूँ मैं भी। तो कैसी फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉज, किस टाइप की एनर्जी है ना ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवाती है। तो हमने ऊपर देखा कि एनर्जी रिक्वायर एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट में हमने किसको देखा, कैल्शियम डाइऑक्साइड की और भी ज़्यादा रिएक्शंस की देखा। लाइट में हमने क्या कहते हैं, अभी सनलाइट में जो हमने देखा है AgBr AgCl का। इलेक्ट्रिसिटी में हमने वाटर का देखा है। तो इन सारे रिएक्शन से देखो ये क्वेश्चन भी आता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितनी टाइप की एनर्जी से हीट फॉर्म, मतलब कितनी टाइप की एनर्जीज को यूज़ करके होती हैं, तो टाइप ऑफ एनर्जी में चेंज होता है। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन विद हीट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन विद लाइट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन विद द इलेक्ट्रिसिटी। और इनके जो मैंने एक एग्जाम्पल, जैसे लाइट के हैं, हीट के हैं, इलेक्ट्रिसिटी का एक एग्जाम्पल लिख के डिफाइन कर दो
रिएक्शन जिनमें एनर्जी एब्जॉर्व की जाती है सारे एंडोथर्मिक होते हैं, ये भी चीज़ ध्यान रखना। ये हमारे पास लास्ट एक्टिविटी है कि बैरियम हाइड्रोक्साइड BaOH2 प्लस में अमोनियम क्लोराइड NH4Cl को रिएक्ट करवाएंगे तो वी गेट BaCl2 प्लस में 2NH3 प्लस में 2H2O। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। एंडोथर्मिक क्यों? बिकॉज इट एब्जॉर्व द हीट टू चेंज इनटू BaCl2 प्लस में NH3। मैं क्वेश्चंस फिर दोबारा नहीं करवा रही हूँ, ये हम मेन कोर्स में अभी हम सिर्फ एक ओवरव्यू ले रहे हैं चैप्टर का। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट नाम से ही बता रही है जब हम चीज़ों को डिस्प्लेस कर देते हैं। देखो हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है, उसमें हमने नील डाला, ठीक है। देन हमें नील निकालने के बाद क्या होना, पहले इसका कलर ब्लू था, अब वो फेड हो गया है। रिएक्शन से देखते हैं, हमने Fe डाली किसमें? CuSO4 में, एक्वेस फॉर्म में है, वो सॉल्यूशन है एक कॉपर सल्फेट का। तो हमें क्या मिले? FeSO4 प्लस में Cu, ठीक है। तो आयरन सल्फेट बन जाएगा और उसमें यहाँ पे सिर्फ Cu रह जाएगा सॉलिड फॉर्म में। सॉलिड फॉर्म में जो Cu होगा वो ग्रेनुल्स बना लेगा और FeSO4 एक्वेस सॉल्यूशन रह जाएगा। इसमें हमने आयरन नील जो देखी है, आयरन नील टेकन आउट कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जो हमारा कॉपर था वो नील के ऊपर कवर हो गया है और जो सॉल्यूशन जो है वो FeSO4 का बन गया है। मतलब कि Fe जो था वो ज़्यादा रिएक्टिव था तो उसने सॉल्यूशन से कॉपर को हटा दिया। और रिएक्शन कब रुक गई? जब पूरी नील जो है वो कॉपर से कवर होगी। पूरी नील जब कॉपर से कवर हो जाती है तो उसके अंदर अब दूसरी चीज़ें नहीं जा सकती, मतलब उसके अंदर की लेयर्स अब रिएक्ट करना प्रिवेंट करेंगे क्योंकि उनके बीच में क्या आ गया? एक बैरियर आ गया कॉपर का। हम जैसे और रिएक्शन देखें, Zn जब जिंक को CuSO4 के साथ तो ZnSO4 प्लस में Cu बना है, Pb को CuCl के साथ तो PbCl2 प्लस में Cu बना है। तो इनमें हमारा कॉपर क्या है? बहुत ही कम रिएक्टिव है विद रिस्पेक्ट टू Fe, Zn एंड Pb। तो जिंक, लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर, सो ये डिस्प्लेस कर देते कॉपर को उसके कंपाउंड में से। अभी यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ का डिस्प्लेसमेंट हो रहा था। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि दो चीज़ें हैं, जैसे इन दोनों का एक कंपाउंड है NaSO4 का और BaCl2 का, इन दोनों का एक कंपाउंड है। जब हम इनको रिएक्ट करवाएंगे तो हम क्या करेंगे कि जो SO4 है ना वो BaSO4 के साथ अपनी Na2 से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होने की बजाय BaSO4 बन जाएगा और NaCl बन जाएगा। बट अब क्या है, ये दोनों कंपाउंड्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। यहाँ पे ये दोनों इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे बट इन्होंने अपने स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स को चूज़ किया, देन दे बिकम अ स्ट्रॉन्ग कंपाउंड्स नाउ। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में दो चीज़ों की डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, दो कंपाउंड्स की आपस में चेंज होकर डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। ये ऐसा क्यों होता है? देखो, द वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ PaSO foam is formed by the reaction of SO4 2 negative and Ba2 positive. The other product formed is sodium chloride remain in the solution, which such reaction is the exchange of the iron between the reactants is called double displacement. तो हमारे आयंस का एक्सचेंज होना, अपनी स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स को ढूंढना, ऐसे करना, इनका रिएक्शन ही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे यहाँ से। और आज के लिए बाय बाय। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया, फिर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कितना क्या समझ आया, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई भी और डाउट हो, एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर मैं शॉर्ट वीडियोस बनाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको कोई भी टॉपिक में डाउट है तो आप वो बता दीजिए। जैसे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगी क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये ज़रूर देखिएगा। बाय बाय। और समर वेकेशन है, मस्ती कीजिए बट पढ़ाई भी कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बाय बाय।